स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 23 और 24 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो छात्र पहली बार इस श्रृंखला से जुड़े हैं आपको बता दूं, बीपीएससी मेकर ऐप पर इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के तमाम पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फ्री पीडीएफ वाला जो सेक्शन है वहां से इस सीरीज के सारे पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। इस प्रश्न की सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतलाया था अभी हाल ही में मोनिका दास को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है और ये ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है। और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। हालांकि आज वाले वीडियो की बात करें तो थोड़ा सा देरी से ये अपलोड हुआ है क्योंकि कल मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था जिस वजह से वीडियो अपलोड होने में देरी हुई है। लेकिन आप लोग ये प्रण लीजिए कि प्रत्येक सुबह को आधा घंटा समय निकालकर इस सीरीज के वीडियो को फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर अगर आप बिहार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है हम जो चीजें आपको देते हैं वो बेहतर क्वालिटी का आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अभी तक बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हैं 2020 से हमारे करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होते हैं 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने कई बार आपको इसका प्रूफ दिया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी ये प्रूफ आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारा कहना एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक सुबह आप आधा घंटा समय निकालिए और इस श्रृंखला के वीडियो को फॉलो कीजिए अगर आप मुख्य रूप से बिहार के प्रतियोगी परीक्षा में लगे हैं तो। और इन सब के अतिरिक्त एक अहम जानकारी आपको दे दूं कि आगामी बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान रखते हुए एक नए सीरीज की स्टार्ट हुई है। ये नया सीरीज का नाम दिया गया करंट अफेयर्स टेस्ट। ये आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये उपलब्ध कराया गया है। इसकी विशेषता यहाँ पर यह होगी कि पिछले 12 महीने के सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों का संग्रह इसमें किया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तीनों सेक्शन इसमें होंगे, बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस करंट अफेयर्स टेस्ट की बात करें तो ये आपको हुबहू एग्जाम वाली फीलिंग देने वाला है। दरअसल यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आपके बीपीएससी एग्जाम में, मुख्य रूप से अगर हम बात करें बीपीएससी एग्जाम की, तो बीपीएससी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं ये तकरीबन 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी के अनुरूप हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है। हालांकि इसका वीडियो आप चैनल पर जरूर देखिएगा, वहां पर आपको एकदम से हुबहू टेस्ट वाली फीलिंग आएगा क्योंकि वहां पर हमने टाइमर दिया और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर मतलब टेस्ट वाली फीलिंग देने का प्रयास किया गया है। रही बात इसके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की जो कि निःशुल्क है, आप बीपीएससी मेकर ऐप पर निःशुल्क इसमें पार्टिसिपेट करके हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। हमारा जो पहला टेस्ट आया था उसके टॉपर की सूची आप यहां पर देख सकते हैं। ये टॉप 10 की सूची है जो कि करंट अफेयर्स टेस्ट में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप इस टॉप 10 की सूची में शामिल हैं, अगर आपका भी नाम इसमें शामिल है तो आप अपना ईमेल आईडी चेक कीजिएगा। वहां पर आपको एक मैसेज गया होगा जिसमें आपका एक प्रोमो कोड होगा, एक कूपन कोड होगा, जिसके माध्यम से बीपीएससी एग्जाम के लिए जो 69 बीपीएससी एग्जाम के लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आप वहां पर 80% के डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर आपकी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए तमाम मटेरियल, टेस्ट सीरीज आदि वहां पर आपको उपलब्ध कराया गया। 80% का डिस्काउंट के साथ आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के गोपालगंज में। अब यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं कि पर्यटन विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग बिहार सरकार की ओर से 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार के गोपालगंज में थावे फेस्टिवल आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं कि थावे फेस्टिवल जो बिहार में आयोजित होती है ये बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो गोपालगंज से ही संबंधित है। हमारा अगला पॉइंट है इसका इस वर्ष यानी इस वर्ष इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया है जिसमें बॉलीवुड गायक हिमेश रेशमिया ने भी भाग लिया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे मनाने का उद्देश्य गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ साथ
थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसको प्रत्येक वर्षीय आयोजित होता है और 2023 में इसका 11वां संस्करण आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उत्सव का उद्घाटन किया और उत्सव 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। ये सारी जानकारी अहम है, एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। अब चूंकि यहाँ पर बात हो रही है गोपालगंज की, तो गोपालगंज के बारे में एक जानकारी आपको दे दूं। हमने आपको 2021 में जानकारी दिया था कि बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। हालांकि वर्तमान समय में 2023 की बात करें तो 2023 में बिहार खादी की यानी कि बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। जबकि 2022 में कौन था, तो मनोज तिवारी थे। यह प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे। ये सारी जानकारी अहम है, हमने कई बार आपको दिया है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की यहां से प्रबल संभावना बनती है। चलिए अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी यह भी है 2011 की जनगणना से संबंधित कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज 2011 की जनगणना के आधार पर, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है बिहार का मुंगेर। ये सारी बातें नोट कर लेंगे। अब थावे महोत्सव की झलकियों को इस तस्वीर के माध्यम से आप यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में व्यवहारगिरी पर्वत खबरों में है, बताएं कि यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो व्यवहारगिरी पर्वत की बात करें तो ये बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है, जो कि यहां पर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस पर्वत पर अभी हाल ही में भीषण आग लगी थी, जिसके बाद ये खबरों में आया और यहां से एग्जाम में प्रश्न बनना स्वाभाविक है। अब यहां पर आपको जानकारी दे दूं कि व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है और इस पर्वत पर 16 अप्रैल 2023 को पहली बार आग लगी थी, जिसके बाद यह चर्चा में है। आपको ध्यान रखना कि आग की लपटें इतनी अधिक थी कि 48 घंटों बाद तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद आग को बुझाने के लिए 5 जिलों से अग्निशामक कर्मियों को बुलाया था। जिस वजह से इन सारी घटनाओं के कारण ये बिहार का नालंदा जिले के राजगीर में जो व्यवहारगिरी पर्वत है ये खबरों में आया और आपको ये सारी बातें ध्यान रखना। हालांकि नीतीश कुमार ने इसका दौरा भी किया, यहाँ का जायजा भी लिया। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है नालंदा जिले के राजगीर की, तो अहम जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिहार का पहला जो रोपवे है ये नालंदा जिले के राजगीर में है, जबकि मोस्ट इंपोर्टेंटली ये भी आपको ध्यान रखना है कि दूसरा रोपवे कहां पर है। तो बिहार का दूसरा रोपवे बांका जिले के मंदार में है। बांका जिले के बारे में हमने आपको कई बार जानकारी दिया है कि बिहार का जो सबसे छोटा प्रमंडल है यह है भागलपुर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जिलों की संख्या है 2, एक तो है भागलपुर, दूसरा है बांका। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बांका जिला बिहार के सबसे छोटे प्रमंडल का एक हिस्सा है या फिर एक जिला है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में राजगीर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप की अध्यक्षता में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राजगृह किसका नाम है, तो राजगीर का ही पुराना नाम राजगृह या फिर गिरिव्रज है। तो तीनों नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये तीनों जो है एक ही है और ये नालंदा जिले में अवस्थित है। आप अगर कहीं देखते हैं राजगीर, राजगृह और या फिर गिरिव्रज, तो तीनों एक ही नाम है। प्राचीन जो नाम था यह था राजगृह या फिर गिरिव्रज, अभी आधुनिक समय में बात करें तो इसे राजगीर नाम दिया गया है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करें हम पश्चिमी चंपारण की, तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में ही अवस्थित है। जबकि बात करें हम दूसरे टाइगर रिजर्व की, ये प्रस्तावित है बिहार के कैमूर जिले में। कैमूर जिले में इसका निर्माण किया जाना है। फिलहाल अब यहां पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर रहा है। ये 2023 के लिए जो जारी हुआ ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका इस मामले में प्रथम स्थान पर है। अब इनसे संबंधित जो भी जानकारी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो सभी हमने यहाँ पर शामिल किया है। दरअसल पहला पॉइंट है कि हाल ही में हुरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 से जारी किया गया और इस इंडेक्स की बात करें तो इसके अनुसार बायजूस, स्विगी और गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 भारत में शीर्ष यूनिकॉर्न है, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। बायजूस, स्विगी और ड्रीम 11 ये तीनों जो है भारत में शीर्ष यूनिकॉर्न है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में इस रिपोर्ट के बारे में, तो इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में 138 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। जबकि वहीं पर पहले और दूसरे स्थान की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर अमेरिका और चीन है, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पर है, जबकि चीन की बात करें तो चीन दूसरे स्थान पर और अपना भारत ये तीसरे स्थान पर है 138 यूनिकॉर्न के साथ। अब यहाँ पर हमने वो सूची शामिल की है। हालांकि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में वर्तमान समय में नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर 1361 यूनिकॉर्न है। जबकि बात करें हम अमेरिका की तो अमेरिका 666 यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। अब बात करें चीन की तो चीन 316 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है और अपना भारत 138 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। ये तमाम बातें ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक जानकारी ये भी आपको देना चाहूंगा मैं यूनिकॉर्न के बारे में। हालांकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यूनिकॉर्न आखिर क्या होता है। जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया या फिर यहाँ पर जो जिक्र किया गया कि भारत में 138 यूनिकॉर्न है, ये आखिर है क्या? आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से जरूर जानकारी दूंगा। फिलहाल अब यहाँ पे चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि किसे हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर आशा भोसले को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, हाल ही के घोषणा के अनुसार इस साल 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा। और यहाँ पर हमने जिक्र किया कि लता मंगेशकर के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी और पिछले वर्ष जब इसकी शुरुआत हुई तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पहला सम्मान किन्हें दिया गया, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि उससे पहले हम बात कर लेते हैं लता मंगेशकर के बारे में। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जिस वजह से हमने दो पॉइंट को ऐड किया है, एक लता मंगेशकर और दूसरा सरोजनी नायडू के बारे में। दोनों पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको कहाँ होता होगा। तो हमारा दूसरा पॉइंट सरोजनी नायडू से संबंधित यह है कि सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसे भारत की कोकिला यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या फिर उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है। तो जब भी आपको ये प्रश्न दिखे, भारत की कोकिला अर्थात नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू को, जबकि भारत की स्वर कोकिला की जब भी बात होगी तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। जिस वजह से दोनों में यहाँ पर कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, इसी वजह से हमने दोनों पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर दिया। दोनों आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इस पुरस्कार की जो शुरुआत पिछले वर्ष हुई थी। पिछले वर्ष इस शुरुआत यानी कि इसके शुरुआती संस्करण का खिताब या फिर सम्मान किन्हें दिया गया, वो जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। इसकी जानकारी हमने पिछले वर्ष भी आपको दिया था कि पिछले वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जानकारी आपको याद होगा अगर आप यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करते हैं तो। चूंकि यहाँ पर बात हो रही लता मंगेशकर के बारे में, तो इन्हें मिले सम्मान के बारे में ये सूची हमने शामिल किया है कि इन्हें कौन सा सम्मान कब मिला। उनमें से कुछ जो प्रमुख है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमने शामिल किया। जैसे कि 1989 में यानी कि 1989 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जबकि 2007 में ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2007 में इससे सम्मानित किया गया। 2019 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 2021 में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ये सभी अति महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये तमाम जो स्टडी नोट्स है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको ये प्रारंभिक परीक्षा में सफलता दिलाएगी। ये सभी पीडीएफ फाइल, ये सभी नोट्स जो है ये आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जो 69वीं बीपीएससी वाला कोर्स है वहां से ये तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। इसी वाले कोर्स में बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम चीजें इंक्लूडेड है। आपको ध्यान रखना, इस कोर्स में अभी एक ऑफर है। ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको जब इस कोर्स को आप जब परचेज कर रहे होंगे तो कूपन कोड अप्लाई करना है BM100 का, जिसके बाद यहाँ पर इस कोर्स में आपको 400 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने भी छात्र घर बैठे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, आपको ध्यान रखना है 69वीं बीपीएससी एग्जाम आपका जो प्रस्तावित है ये 30 सितंबर 2023 को प्रस्तावित है। इस एग्जाम को लेकर के जो कोर्स लॉन्च हुआ ये तमाम चीजें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपका टेस्ट सीरीज आदि भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपना पहला
ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया है। यानी कि जो पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है टाइफा 1 किसके द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केन्या के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको नोट करना है। जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में केन्या ने 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के विडेनबर्ग बेस से एलोन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है। ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना। स्पेस एक्स के एक रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है और ये केन्या की तरफ से लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है, टाइफा 1। हालांकि यहाँ पर इसके बारे में कुछ और भी जानकारी है जो आप ध्यान रखेंगे कि लॉन्चर रॉकेट में स्पेस एक्स के राइट शेयर प्रोग्राम के तहत तुर्की समेत विभिन्न देशों से 50 पेलोड थे। जबकि हमारा अगला पॉइंट है कि टाइफा 1 को शियारी लैब्स और इंड्रोसैट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो यहाँ से इसका जो डिजाइन तैयार किया गया, फिर जो इन्हें निर्मित किया गया है, निर्माता का भी नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जितनी भी चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी अति महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। दरअसल इसको लेकर के इसके तहत 4 मिनट और 5 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो शेयर करके इसका ब्लूप्रिंट जारी किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस कामाख्या कॉरिडोर को जो बनाने की घोषणा हुई, इसको लेकर के 4 मिनट 5 सेकंड का एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया गया तथा इसका जो निर्माण होना है कॉरिडोर का, इसको लेकर के एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कामाख्या कॉरिडोर की, तो ऐसे में एक प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर है। हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं कामाख्या मंदिर असम में है, लेकिन असम में ये है कहाँ, आपको ध्यान रखना। गुवाहाटी में, असम में एक स्थान है गुवाहाटी, तो गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या देवी का मंदिर है और आपको इस बात का ध्यान रखना यह 51 शक्तिपीठों में से शामिल है। हालांकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ब्लूप्रिंट के बारे में कि ब्लूप्रिंट जारी किया है, तो दरअसल काफी लोग आई थिंक नहीं जानते होंगे कि ब्लूप्रिंट आखिर क्या होता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बारे में विस्तार पूर्वक जानते होंगे कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। तो इसे हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो किसी भी काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो योजना तैयार किया जाता है और जिसे कागज पर या फिर किसी वस्तु पर अंकित किया जाता है उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अर्थात किसी भी काम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो संबंधित तरीके से एक योजना तैयार किया जाता है, जिसे कहीं पर नोट किया जाता है, चाहे वो कॉपी हो या फिर इंटरनेट हो, कहीं भी उसे नोट किया जाता है, उसे ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो इसको लेकर यानी कि कामाख्या कॉरिडोर को लेकर के जो इसे बनाने की घोषणा हुई है अभी हाल ही में असम सरकार के द्वारा, इसको लेकर के एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया। आई थिंक आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट के बारे में आप समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है फसल बीमा योजना की, तो इसके क्रियान्वयन में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में कर्नाटक को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि वहीं पे हम बात करें भारत की किसानों के दृष्टिकोण से, यहाँ पर हमने ये जो फसल बीमा योजना है इन्हीं से संबंधित तथ्यों की जानकारी देते हुए इसी के सापेक्ष में हमने ये चीजें यहाँ पर लिखा है कि भारत किसानों का एक देश है जहाँ ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर ही आश्रित है। हालांकि कृषि और पशुपालन, मुख्य रूप से कृषि होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त पशुपालन पर भी यहाँ की यानी कि भारत की अधिकतम आबादी आश्रित है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया था। तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे जो आपदा के कारण फसलों को हानि पहुंचती है, तो किसानों को ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की थी। हालांकि यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जो कि फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पहले स्थान पर रही है। तो कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है, इससे संबंधित एक जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा हो जाएगा बिहार से संबंधित कृषि कर्मण पुरस्कार की चर्चा हमने किया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार को अब तक कुल मिला के 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल के लिए मिला था,
2012-13 में गेहूं और 2015-16 और 16-17 में मक्का और फिर 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिला था। जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है, जो विभिन्न फसल भारत में उपजाए जाते हैं उनमें से जो सर्वाधिक मतलब जो राज्य सर्वाधिक फसल का उत्पादन करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अब तक कुल मिला के 5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आपको याद होगा हाल ही में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बजट पेश किया है और बजट में कृषि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना, हाल ही में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, इसके तहत कृषि विभाग के लिए 3,639 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने हाल ही में कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, वोट फ्रॉम होम की शुरुआत अभी हाल ही में कर्नाटक से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में कर्नाटक में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है। ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में पहली बार ये जो पहल हुई है ये कर्नाटक में भी है और इस लिहाज से इसका राइट आंसर होगा वोट फ्रॉम होम की जो शुरुआत हुई ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक में। हालांकि चुनाव आयोग की यहाँ पर बात हो रही तो इनसे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडरों को लोकतंत्र में या फिर ट्रांसजेंडरों की, यहाँ पर कौन है बल्कि की ट्रांसजेंडरों की लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से मोनिका दास को बिहार का चुनाव स्टेट आइकन बनाया है। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। और यहाँ पर चूंकि बात हो रही चुनाव आयोग की, तो हाल ही में चुनाव आयोग ने मधुबनी बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया था। चूंकि मैथिली ठाकुर की बात हो रही है तो आपको ध्यान रखना कि उन्हें बिहार पर्यटन विभाग का भी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। साथ ही साथ वे 2022 से बिहार खादी और हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर है। ये तमाम बातें यहाँ पर भी दर्शाई गई है, आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर आपको एक अहम जानकारी ये दे दूं कि मैथिली ठाकुर को अभी हाल ही में जो वर्ष 2019 से 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी की तरफ से 128 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। इसमें मैथिली ठाकुर भी शामिल है। दरअसल बिहार के दृष्टिकोण से हम बात करें तो इस 128 कलाकारों में से 13 कलाकार बिहार के शामिल है, जिनमें की 8 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल है। और इन 5 महिलाओं में मैथिली ठाकुर शामिल है, जिन्हें की बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। मैथिली ठाकुर के जन्म की बात करें तो 25 जुलाई 2000 को बेनीपट्टी मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ था। और मैथिली ठाकुर से संबंधित जो भी जानकारी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिया था प्रश्न में, वो सभी यहाँ पर दर्शाया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल लेनदेन में कौन सा शहर अव्वल रहा है। तो नवीनतम जो रिपोर्ट आई है भारतीय शहरों की, तो डिजिटल लेनदेन में भारत का जो अव्वल शहर रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन इंडिया की ओर से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष वित्तीय लेनदेन के मामले में, यानी कि पिछले वर्ष के लिए ये रिपोर्ट जारी हुआ है, तो वित्तीय लेनदेन के मामले में सबसे ऊपर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। हालांकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बेंगलुरु के बारे में यहाँ पर आंकड़ों को दर्शाया गया है कि बेंगलुरु में 65 अरब डॉलर के 2.9 करोड़ लेन देन हुए, यानी कि 2.9 करोड़ बार ये लेन देन हुआ है और इसका मूल्य वैल्यू जो था ये था 65 अरब डॉलर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि वहीं पे हम बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय लेन देन में बेंगलुरु के बाद अन्य शहरों की, तो दूसरे स्थान पर नई दिल्ली या फिर दिल्ली, तीसरे स्थान पर मुंबई, चौथे स्थान पर पुणे और 5वें स्थान पर चेन्नई। तो टॉप 5 की सूची आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड लाइन इंडिया की तरफ से। तो ये 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में फेंग्युन 3 नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है। दरअसल इसका नाम है फेंग्युन 3G। तो फेंग्युन 3G नामक एक उपग्रह या फिर एक सैटेलाइट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात चीन। अब आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि चीन ने हाल ही में मौसम से जुड़ी अपने सैटेलाइट की सीरीज में एक और सैटेलाइट फेंग्युन 3G अर्थात FY3G को लॉन्च किया है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखेंगे फेंग्युन 3G का जो संबंध है चीन से है, चीन के द्वारा भी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। हालांकि इसकी बात करें तो इसे 16 अप्रैल 2023 को चीन के गांसू प्रांत में ज्यूक्वान कॉस्मोड्रोम से चांगझेंग
4B रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस रॉकेट का नाम है चांगझैंग 4B रॉकेट। इसके माध्यम से अभी हाल ही में ये गांशू प्रांत में जुक्वान कॉस्मोड्रोम से इसे लॉन्च किया गया, जो कि ये सफलतापूर्वक लॉन्चिंग थी। 16 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है इस फेंगजोन 3G के बारे में, या फिर इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है FY3G। तो चीन की यह पहली सैटेलाइट है जिससे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पृथ्वी पर बारिश, बाढ़, भूस्खलन आदि की निगरानी कर सकेंगे। अर्थात शॉर्ट में अगर आप से समझें तो यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि अभी हाल ही में ये चीन की तरफ से लॉन्च किया गया है। दरअसल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मौजूदा समय में दुनिया में ऐसे केवल 3 ही उपग्रह या फिर केवल 3 ही सैटेलाइट है पूरी दुनिया में। ये बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। हमारे यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसे चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के एक संस्थान द्वारा बनाया गया है। तो इसके निर्माता के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बन गई है, पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी बन गई है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपिका मिश्रा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट है कि हाल ही में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना ने वायुसेना मेडल से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार देखें तो साथ ही मिश्रा दीपिका यह पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी या फिर अफसर बन गई। इस दृष्टिकोण से ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारतीय अगर बात करें महिला अधिकारी की इंडियन एयरफोर्स की, तो ये पहली महिला अधिकारी है जिसे कि वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया। हालांकि इनके बारे में कुछ और भी जानकारी है कि दिल्ली में आयोजित हुए एक समारोह में उन्हें 58 अन्य सदस्यों के साथ भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने सम्मानित किया गया। वायुसेना प्रमुख को एयर मार्शल कहा जाता है और वर्तमान समय में एयर मार्शल हैं VR चौधरी, इन्हीं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे भारतीय सेना प्रमुखों की सूची के बारे में लिखा गया है कि थल सेना प्रमुख जो कि जनरल कहा जाता है और वर्तमान में है मनोज पांडे। जबकि बात करें हम यहाँ पर वायुसेना प्रमुख की, तो वायुसेना प्रमुख है एयर मार्शल VR चौधरी, यानी कि विवेक राम चौधरी इनका पूरा नाम है। जबकि बात करें हम वहीं पे नौसेना प्रमुख की, तो एडमिरल R हरि कुमार। और एक और है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि है जनरल अनिल चौहान। और आपको ये ध्यान रखना है ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो बिपिन रावत थे, जो कि 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक चॉपर दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। कुल मिलाकर 14 लोग चॉपर में सवार थे। दुर्घटनाग्रस्त पर पत्नी समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। ये यहाँ से आपको ध्यान रखेगा। और जिस विमान से दुर्घटना हुई थी, इस विमान का नाम था MI-17V5। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अनुदान देने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं यह भूपेश बघेल, इन्होंने अभी हाल ही में ये घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों को त्योहार मनाने के लिए अब अनुदान दिया जाएगा। ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। अब एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जो आपका 69 बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चला जा रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो इसके तहत आपको ध्यान रखना है जो 5वां प्रैक्टिस पेपर था ये 23 अप्रैल 2023 को दिया गया। अब अगले संडे को इसका अगला पेपर आपको मिलेगा। हालांकि इस टेस्ट सीरीज की विशेषता यह है कि आप कभी भी ज्वाइन करेंगे तो सारा टेस्ट का ऑनलाइन टेस्ट जो है ये आपको मिल जाएगा और इसके अतिरिक्त सारे टेस्ट का PDF भी मिल जाएगा। यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कभी भी आपसे ज्वाइन करेंगे तो आपका एक भी टेस्ट नहीं छूटेगा। आप सारे टेस्ट को अटेंड कर पाएंगे और सारा PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, निश्चित तौर पर अगर आपसे ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा यहाँ से मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, आज की इस वीडियो का प्रश्न बहुत आसान है, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। तो प्रश्न की हाल ही में खबरों में रहा इल्शा क्या है, संबंधित जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया गया है। बतलाइए, कमेंट कीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले जाते जाते अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ 500 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और कोर्स के बारे में जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग अगर इच्छुक होंगे तो जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।